Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So, आज की वीडियो में हम फिजियोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. सो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज अ 20 मार्क्स क्वेश्चन. कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है और इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं. सो ओवरऑल इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड कितना इंटरेस्टिंग होगा ना कि अगर हम जाने हम कैसे रेस्पायर करते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होगा. सो ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @theLearningMedico. मैं जितने पोस्ट मुझे पॉसिबल होते हैं पोस्ट करना, मैं सारे पोस्ट करती हूँ, तो आप जाके वहाँ पर मेरे नोट्स देख सकते हैं. ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. सो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का कैसे होता है, 2 फेजेस में रेस्पिरेशन होता है. फर्स्ट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये तो हमें पता है, बट इंस्पिरेशन प्रॉपर डेफिनेशन हमें हर चीज़ की पता होनी चाहिए. सो व्हाट इज इंस्पिरेशन? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन thoracic cage enlarges and the lung expand so that एयर एंटर्स द लंग ईजीली. तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, थोरैसिक केज एनलार्ज होती है, लंग्स एक्सपांड होते हैं ताकि एयर अंदर आ पाए. और वैसे ही सिंपली एक्सपिरेशन में क्या होता है, हमारी थोरैसिक केज और लंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है साइज में ताकि वो प्री इंस्पायरेटरी पोजीशन में आ पाए और एयर इजीली लंग्स से बाहर निकल जाए. सो दिस इज एक्सपिरेशन. सो पहले तो क्या है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. कभी कभी ना मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है. सो लेट्स सी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, पहले मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में इंस्पायरेटरी मसल्स एंड एक्सपायरेटरी मसल्स. तो पहले हम इंस्पायरेटरी मसल्स देख लेते हैं. सो इंस्पायरेटरी मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इंस्पायरेटरी मूवमेंट आर नोन एज इंस्पायरेटरी मसल्स. इंस्पिरेशन में जो भी हेल्प करेंगे वो इंस्पायरेटरी मसल्स है. तो इसमें 2 टाइप्स है, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स एंड एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स. सो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स क्या कौन कौन से है, डायफ्राम है विच इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि सप्लाई होते हैं इंटरकोस्टल नर्व से. बहुत इजी है. इंस्पिरेशन के लिए क्या क्या है, पहला तो है डायफ्राम, दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. उसके साथ ही एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मतलब जो थोड़े बहुत हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन में, वो है स्टर्नोक्लिनॉइड मसल, क्लिनोमास्टॉइड मसल, स्केलेनी मसल्स एंड एंटेरियर सेराटी मसल्स. सो ये है इंस्पायरेटरी के एक्सेसरी मसल्स. तो मेन क्या है इसमें, डायफ्राम मेन है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मेन है. नेक्स्ट कम्स द एक्सपायरेटरी मसल्स. उसमें क्या है, एक्सपायरेटरी मसल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मसल्स इन्वॉल्व इन द एक्सपायरेटरी मूवमेंट. तो प्राइमरी में कौन से है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. यहाँ पर क्या था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. एक्सपिरेशन में है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स विच आर इनर्वेटेड बाय द इंटरकोस्टल नर्व्स. और एक्सेसरी में एब्डोमिनल मसल्स है. एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स में एब्डोमिनल मसल्स है और यहाँ पर ये 3 मसल्स है. सो दीज वर द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब हम देखेंगे मूवमेंट्स इन द थोरैसिक केज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहले क्या है, मूवमेंट ऑफ थोरैसिक केज. इंस्पिरेशन कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ द थोरैसिक केज. देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, थोरैसिक केज एनलार्ज होता है. एक्सपिरेशन में क्या होता है, थोरैसिक केज रिड्यूस होता है साइज में. ये हमने एकदम स्टार्टिंग में ही देखा था. सो थोरैसिक केज एनलार्जेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑल द डायमीटर्स. तो कौन कौन से डायमीटर एनलार्ज होते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर,
ट्रांसवर्स, वर्टिकल, डायमीटर, ये 3 डायमीटर होते हैं। तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर क्यों होते हैं इंक्रीज? क्योंकि हमारा एलिवेशन होता है रिब्स का। और वर्टिकल डायमीटर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि डिसेंट होता है डायफ्राम का। आपको पता है ना, डायफ्राम ऐसे नीचे होता है, तो डायफ्राम नीचे जाएगा। वर्टिकल मतलब ये ऐसे हाइट में इंक्रीज होता है। ट्रांसवर्स एंटेरो पोस्टीरियर मतलब ये एंटेरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये हमारे सामने का पार्ट है, सो इंक्रीज ये है। और ट्रांसवर्स मतलब ऐसे इंक्रीज होना, ऐसे एक ऐसे लंग्स में इंक्रीज होना, दैट्स ट्रांसवर्स डायमीटर। अब चेंजेस क्या क्या होते हैं थोरैसिक मूवमेंट में, तो ये हम 4 यूनिट्स, मेन यूनिट से देखेंगे। पहला क्या है? थोरैसिक लीड। तो थोरैसिक लीड किस किस से बनी हुई है? मैन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। ये है मैन्यूब्रियम स्टर्नाई और ये है फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। और मूवमेंट ऑफ द थोरैसिक लीड इंक्रीजेस द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरैसिक केज। तो थोरैसिक लीड की मूवमेंट क्या करेगी? सिर्फ एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करेगी। तो देखो डायग्राम भी आ गई यहाँ पर। ये है मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, मतलब ये जो स्टर्नम है ना, तो स्टर्नम का जो ऊपर का पार्ट है ना, उसे मैन्यूब्रियम स्टर्नाई कहते हैं। और ये है फर्स्ट रिब, जिसमें से मैन्यूब्रियम स्टर्नाई से निकलती है हमारी फर्स्ट रिब्स। सो first pair of ribs. So a movement of the thoracic lead increases the anteroposterior diameter of the thoracic cage. Due to contraction of scalene muscles, the first rib moves upward to more horizontal position. हमने देखा था यहाँ पर ही एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स में स्केलेनी मसल्स भी है। तो ये क्या करता है? एक्सेसरी मतलब ये सिर्फ थोड़ा सा हेल्प करता है, ये पूरी तरह पार्ट नहीं लेता इंस्पिरेशन में। सो ये स्केलेनी मसल्स क्या करती है? फर्स्ट रिब की मूवमेंट को हेल्प करती है। अब आता है अपर इंटरकोस्टल सीरीज। तो अपर इंटरकोस्टल सीरीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब्स। थोरैसिक लीड किस किस से बनी है? मैन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। और फिर बना है हमारा, फिर आया है अपर कोस्टल सीरीज। अपर कोस्टल सीरीज 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब से बना हुआ है। अब अपर कोस्टल सीरीज की मूवमेंट क्या करती है? एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर भी इंक्रीज करती है और ट्रांसवर्स डायमीटर भी इंक्रीज करती है। सो अपर कोस्टल सीरीज क्या करती है? दोनों चीज़ें करती है। एक तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर भी इंक्रीज करती है और ट्रांसवर्स डायमीटर भी इंक्रीज करती है। अब मूवमेंट क्या क्या होती है अपर कोस्टल सीरीज में? 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है, विच इज फर्स्ट इज द पंप हैंडल मूवमेंट, नेक्स्ट इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो फर्स्ट क्या है? पंप हैंडल मूवमेंट। इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल muscles causes elevation of the ribs and the upward and forward movement of the sternum. अब देखो हमने यहाँ पे देखा था इंस्पायरेटरी मसल्स में क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पंप हैंडल मूवमेंट में क्या करते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एलिवेशन करवाते हैं रिब्स का। आपने पंप देखा है ना, पंप, तो उसको कैसे ऐसे उठाने पे वो ये जो डायमीटर इंक्रीज होता है ऐसे पंप को उठाने से। तो समझो ये जो पंप है ना, ये हैंडल जो है ना, ये हमारे रिब्स है। तो हमारे रिब्स ऐसे होते हैं और इसके वजह से क्या हो जाता है? ये डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। कौन सा डायमीटर? एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हमारा इंक्रीज हो जाता है। मतलब देखो ना, पहले इतना ही डायमीटर था एंटेरो, एक सेकेंड, पहला डायमीटर एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इतना ही था। अब ये एलिवेट होने के बाद इतना ज़्यादा हो गया, मतलब इतना इंक्रीज हो गया, इतना। सो दिस इज, तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ये करता है। सो इसको हम बोलते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। ये हमारे वर्टिब्रे है, ये स्टर्नम है, ये रिब्स है। ये रिब्स ऐसे ऊपर आएंगे, इसलिए हमारा एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। साइमल्टेनियसली द सेंट्रल, मतलब जब ये होता है उसके साथ ही बकेट हैंडल मूवमेंट भी होता है। तो साइमल्टेनियस में क्या होता है? बकेट हैंडल मूवमेंट में द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिब्स मूव्स upwards and outwards to a more horizontal position. It increases the transverse diameter of the thoracic cage. तो bucket handle movement क्या करेगी? ट्रांसवर्स डायमीटर, मतलब ऐसे
हम ऊपर से देखेंगे ना तो ऐसी लेंथ बढ़ाएंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर बकेट हैंडल। देखते हैं ना हम कैसे। तो पहले क्या था, पहले हमारे समझो ये जो हैंडल है ना, ये रिब्स है, तो पहले हमारा इतना था, फिर ये उठाने के बाद इतना हो गया, उठने के बाद इतनी हो जाती है, तो इतनी डायमीटर बढ़ जाती है। सो दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। तो समझो ये हमारा स्टर्नम है, ये रिब्स है, और ये रिब्स पहले नीचे थी, फिर ये मोर ऊपर आ गई पंप हैंडल मूवमेंट की, बकेट हैंडल मूवमेंट की जैसे, और ये ऊपर आ गई, और ये क्या करेगी, ये करेगी ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ाने का काम। सो दिस इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है, लोअर कोस्टल सीरीज। तो लोअर कोस्टल सीरीज क्या है, 7th to 10th पेयर ऑफ रिब्स। अपर कोस्टल सीरीज क्या थी, 2nd to 6th पेयर ऑफ रिब्स। लोअर कोस्टल सीरीज क्या है, 7th to 10th पेयर ऑफ रिब्स। मूवमेंट ऑफ विच इंक्रीजेज द ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीजेज ऑफ द thoracic cage by bucket handle movement. Diaphragm movement of diaphragm increases the vertical diameter of the thoracic cage. डायफ्राम क्या करता है, वर्टिकल। देखो ना, समझो, डोंट गो विथ माई डायग्राम विच इज़ नॉट रियली गुड। ये हमारा स्टर्नम है, ये ऐसे रिब्स आ गई है, ये नीचे कहीं पर हमारा डायफ्राम है। तो डायफ्राम जब ऐसे होगा तो इतनी लेंथ है, डायफ्राम जब ऐसे होगा तो इतनी लेंथ है। सो डायफ्राम जब नीचे जाता है, डिसेंट होता है, तब उसकी हाइट बढ़ती है। सो दिस इज डायफ्राम। Descent of diaphragm increases the vertical diameter. So this was mechanism of respiration part 1. Part 2 में हम mechanism of inspiration और part 3 में हम mechanism of expiration in detail देखेंगे. So thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.